दीपावली के पर्वों की श्रृंखला चल रही है और आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व है और ये मां लक्ष्मी यानी वित्त के समायोजन कैसे किया जाना चाहिए उसकी प्रेरणा देने वाला पर्व है ताकि समृद्धि कैसे आए। और उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, चूंकि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स को के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो होना था वो हो गया है। अब मैं इस विषय का आपको तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1,500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है और फिर भी कहते हैं कि हमने सारा कर दिया है। कर्नाटक में तो आपने यह भी देखा कि वाल्मीकि योजना
जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इनके शासनकाल में महाराष्ट्र था और हमारे शासन में कर्नाटक था, तो इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 हो गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं आदरणीय खड़गे जी ने, तो मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की आप बात करते हैं तो रोजगार के लिए सबसे प्रामाणिक जो डाटा होता है वो होता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता। जब कोई कर्मचारी बनेगा तभी उसके खाते में से पैसा कटकर उसमें जाएगा, और सिर्फ कर्मचारी का खाता नहीं जाता, उसमें जो उसका नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब तक कोई किसी को नौकरी नहीं मिली होगी और उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होगा, तब तक ईपीएफओ अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होगा। और हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे और 2024 में आते आते 25 दशमलव कुछ करोड़ ईपीएफओ अकाउंट्स थे। ईपीएफओ अकाउंट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में सबसे बड़ी छलांग जुलाई के महीने में 22 लाख नए कर्मचारी भविष्य निधि खाते खुले। कांग्रेस वालों को खुली आंखों से यह आंकड़ा देखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और एक अन्य कुछ सर्वेस के हिसाब से इन 10 वर्षों में 54 करोड़ जो पर्सन्स, जो वर्किंग पर्सन्स ईयर होते हैं वो क्रिएट किए गए, अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला उसका एक संकेत होता है। और ईपीएफओ एकदम ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंटेड, अनडिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, वो डाटा होता है। फिर भी उनको ना समझ में आता हो आंकड़ा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, तो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर प्रतिदिन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है, कश्मीर में चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन गया है, मुंबई में अटल सेतु बना है, कोलकाता में जमीन के नीचे मेट्रो बन गई है। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये बना कौन रहा है? कोई ना कोई तो बना रहा है, तो कोई ना कोई तो रोजगार सृजित हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आसमान से जिन्न विन्न आकर बना रहे हैं इनको? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आंकड़े देखो या हकीकत देखो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। वो पुराना ख्याल छोड़ दो, पुरानी नजर छोड़ो, देखो नजारा कितना बदला हुआ है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 3रे नंबर के देश बने। मोबाइल हैंडसेट आप सब यूज करते हैं, 2रे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। असेंबली होती है हमारे यहां, कौन बना रहा है? तो मैंने इस बात का तथ्य का भी जवाब दिया और दूसरी भी बात दिया। अब उनका कहना है कि अच्छे दिन की बात, हां, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये खिसियाहट कांग्रेस में मुसलसल समझी जा सकती है, यानी सतत रूप से समझी जा सकती है। मानवीय बात है, उनके अच्छे दिन इतने दूर चले गए, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 139 साल पुरानी पार्टी 3रे अटेम्प्ट में 3rd डिजिट टच नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने 139 साल के कार्यकाल के न्यूनतम बिंदु के ऊपर है। कांग्रेस के नेतृत्व ने 1 शताब्दी से अधिक के दौर में एक से एक बड़े और महान नेता भी दिए, और कई बार उनका नेतृत्व जनता की नजर में खलनायक भी बना, मगर उपहास का पात्र यदि बना तो पहली बार अब बना है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अच्छे दिन की बात उनको बहुत दूर की कौड़ी नजर आती हो और ये उनके दिल का मलाल हो, वो उभर के आ जाता हो, तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है।
अगला उन्होंने बिंदु कहा विकसित भारत की बात। तो हम यह बताना चाहते हैं कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और जस्ट लास्ट वीक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने यह कहा है कि भारत 7% की ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का डाटा नहीं है, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, जहां आपके परम आदरणीय सम्माननीय उद्भट वित्त शास्त्री मनमोहन सिंह जी जॉब कर चुके हैं, वो संस्थान बता रहे हैं। और उसके साथ एक और बात है, भारत 7% पे है विद ए डिस्टेंट टू चाइना का 4.8, यानी 2.25% का अंतर है। तो उसके बाद आपको यदि नजर नहीं आ रहा है कि भारत विकास के किस दौर पे जा रहा है, और एक दौर था जब कांग्रेस आखिरी बार सत्ता में थी 1984 के आसपास, तो देश में साक्षरता दर 34-35% के आसपास थी। आज वो देश जिसके लिए कहा जा सकता था कि यहां तो लोगों की साक्षरता और लिटरेसी कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का 46% ट्रांजैक्शन भारत में होता है। यानी जितनी आपके जमाने में साक्षरता नहीं थी, उससे ज्यादा भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिस्सा हो गया है। अब इसके बाद भी अगर आपको भारत का विकास होता नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है फिर एक बार यह आपके दृष्टि दोष या नजरिए की ही जो बदगुमानी है उसको शो करता है। और फिर हम यह भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह तो वाकई कांग्रेस के दिल का दर्द ऐसा उभरा होगा कि भाई मोदी जी जब से आए हैं तो खाना बड़ा मुहाल हो गया है उनके लिए। जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है उनके लिए भी खाना बड़ा मुहाल हो गया है। और मैं सिर्फ एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है, तो ये 85 पैसे खा लिया जाता था। और आप सबको यदि ध्यान न हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट में एग्जैक्ट स्टेटमेंट जानते हैं राजीव गांधी जी का क्या था? जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका मतलब 1 रुपए में 85 पैसे घिसते घिसते हाथ पे पहुंच जाता था। और उस हाथ की छटपटाहट अब समझी जा सकती है कि उनके लिए जैसे चल रहा था पहले कि सब जिसे कहते थे कि एक हो तो समझाइए आके कूपही में हिया भांग पड़ी है, सब मिलके अपना जिसको देखो वही आज मदहोश है, भ्रष्टाचार में रहता था, वो दिन चले गए। इस कारण से उनको समस्या लग रही है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, यह हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमारी सरकार आने से पहले हमने बहुत साफ कहा टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था नवंबर 2008। ठीक 9 महीने के बाद जुलाई 2009 कांग्रेस की सरकार ने शर्म अल शेख में कांग्रेस के और पाकिस्तान के साथ एक ऐसा शर्मसार एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिखा था कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। हमने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। देयर इज नो ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। अभी चीन के साथ जो हमारा समाधान निकला है उसकी तो पिक्चर्स अवेलेबल हैं कि वो बहुत साफ देखा जा सकता है। एक दौर था जब आप दबते चले जाते थे, हमने देश को झुकने में उस सीमा तक लाए हैं। झुकने की बात करते हैं, आपके जमाने में आता था कोई घुस के मार के चला जाता था। और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, कौन सा ऐसा इलाका था जहां नहीं आते थे? अब और हम सिर्फ जाके करुण पुकार करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में कि देखो भाई हमारा पड़ोस का मुल्क जो हमसे कमजोर है और हमसे छोटा है वो हमको सता रहा है। आज भारत जाता है और घुस के मार के आता है। उसके बाद उन्हें लग रहा देश नहीं झुकने दूंगा। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको
मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया यूएन से। चाहे कोई भी देश हो, बहुत कोशिश की, बड़े बड़े देशों ने कोशिश की, नहीं रोक पाए। तो वास्तविकता में प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि विकसित भारत बनाना है, उसके साथ साथ अपने स्वाभिमान को भी बड़ा करना है। और आज स्थिति यह है कि भारत उस स्वाभिमान के साथ खड़ा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसने 1 महीने के अंदर पुतिन को गले लगाते हुए भी देखा और जेलेंस्की को भी गले लगाते हुए भी देखा। जिसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने घर में विशेष मेहमान के रूप में सत्कार किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी व्हाइट हाउस में स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर उनका वैसा ही सत्कार किया। मुझे लगता है इसके बाद भी किसी को देश झुकता नजर आ रहा हो तो मैं कहूंगा इसका मतलब विदेशी मानसिकता के बोझ से अभी तक उनके कंधे और विचार झुके हुए हैं। अब उन्होंने यह कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ इतना बताना चाहूंगा 54 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, आज 90% जनता उससे कवर्ड हो गई है। सिर्फ एक और उदाहरण देना चाहूंगा, कांग्रेस के दौर हुकूमत में 14 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन था, आज 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। 1 अरब से अधिक इंटरनेट कनेक्शन है, 1 अरब से अधिक लोगों के हाथ में फोन है, मोबाइल फोन है। अगर सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है और 80 करोड़ लोगों को वो मिल रहा है, वो तो एक अलग विषय है उसी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गारंटी एक मजाक है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस कांग्रेस के तथाकथित मजाक का वास्तविक स्वरूप क्या है। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा जनधन अकाउंट, आज 54 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट है। और उस समय लोग कहते थे, बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कहते थे, पैसा कहां से आएगा इसमें। आज जनधन अकाउंट में 2 लाख करोड़ से अधिक का पैसा है, पूरा करके दिखाया। बताइए मजाक कौन बना रहा है, आप या अपना। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत 2014 में, आज किसी से यह छुपा हुआ नहीं है कि 2014 से पहले जितनी आसानी से लोग हाथ में कोई भी रैपर या कोई चीज हो छोड़ दिया करते थे, आज मानसिकता और विचार में बदलाव आया है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज नवजात शिशुओं के सेक्स रेशियो में भारी सुधार आया है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह सबसे अधिक स्क्यूड था, वहां भी भारी सुधार हुआ। और पिछला वर्ष यह था जबकि अनेक राज्यों में नए नवजात शिशुओं में, कुछ राज्यों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी। यह बदलाव करके दिखाया है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, संवैधानिक दर्जा दे के दिखाया है। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स मोदी जी के आने से पहले नहीं सुना होगा, उसे करके दिखाया है। महिलाओं के हित में जो कहा था वो पूरा करके दिखाया है, चाहे सबसे अधिक महिला मंत्री हो अथवा जो जो स्टेप्स उठाए गए। इंडियन डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के फाइटिंग फोर्स में पहली बार महिलाओं को कमीशन देकर दिखाया है। ओआरओपी कहा था वो करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, धारा 370 कहा था वो करके दिखाया है। भव्य श्री राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे हमने सदैव कहा था, और मार्ग प्रशस्त करके दिखाया है। मगर ये उसके बाद जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रॉमिस वहां से शुरू करिए, देश का विभाजन नहीं होगा, हो गया। कश्मीर हम वापस ले लेंगे, नहीं ले पाए। 35A और 370 अस्थाई है, नहीं कर पाए। इसके बाद गरीबी हटाओ 1970, और 2013 में कह रहे थे कि नहीं वो फूड फॉर सिक्योरिटी देनी है, नहीं कर पाए। जाके देखिएगा, राहुल गांधी जी का एक ये भी बयान है कि आतंकवाद को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है सब जगह रहते हुए। आपने जो जो कहा वो नहीं कर पाए। और अभी हाल के वर्षों में आ जाइए, 2018 छत्तीसगढ़, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ हो गया। क्या 5 साल आके चले भी गए, नहीं कर पाए। राजस्थान में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे,
आके चले भी गए, मतलब जब ईवीएम ने अच्छा काम किया था 2018 में आ गए थे, और 2023 में जब ईवीएम ने गड़बड़ काम कर दिया तो वो चले गए, बेचारे काम नहीं कर पाए। और अभी आप देख रहे हैं जो कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा कहकर कांग्रेस पार्टी अपना मजाक बना रही है। यदि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यह कह रहे हैं तो इसके द्वारा वो अपना स्वयं का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है, किसी विराट व्यक्ति को कितना भी छोटा सिद्ध करने का प्रयास करो, उसके विराटता पर असर नहीं पड़ता है। जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए, और गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत ना आए। ये अब्दुल रहीम खान खाना का दोहा है। मतलब वो जरा सेकुलर लोगों को याद रखना चाहिए कि उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए कहा है कि बड़े लोगों को कितना छोटा करने का प्रयास करो, वो छोटे नहीं होते। जैसे उनको गिरधर कहो, इतना बड़ा पर्वत धारण करने वाला, या मुरलीधर कहो, बराबर रहता है। मुझे लगता है उसी प्रकार उनके भक्त जो मोदी जी हैं, वो भी बड़ी सहजता से बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। आप कितना छोटा करने का प्रयास करें, उससे किसी उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा, लोकप्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब वैसे तो इतनी इतनी चीजें हैं कि अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने कर्नाटका के लिए कहा था, ये तेलंगाना के लिए कहा था। अब बोलते बोलते तो बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी कि वो फिर तो ये कहना पड़ेगा ना कि वो दास्तां कहते कहते जमाना सोने लगेगा। ये हिमाचल में इन्होंने किया था, आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो इन्होंने कहा वो कभी नहीं किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सिर्फ एक जजमेंट की गलती नहीं है। उन्होंने कहा उनसे गलती हो गई और वही प्रॉमिस करिए जो करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, मोदी जी के विरुद्ध आपके मन में आती हुई छटपटाहट और बौखलाहट के चक्कर में आपने जो किया, उसके लिए उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, और बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उसके गगन से जुड़े हैं। कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए। मगर मैं इससे ज्यादा गंभीर बिंदु यह कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ कोई उनकी जजमेंट की गलती नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कांग्रेस जिस प्रकार के अर्बन नक्सल्स के हाथ में चली गई है, यह एक सोचे समझा षड्यंत्र और भारत में अराजकता उत्पन्न करने के एक प्रयास का हिस्सा भी है। मैं पुनः आपको यह बात भी बताना चाहता हूं जो मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्होंने कहा था 8,500 खटाखट स्कीम देंगे, यानी 1 लाख रुपए हर परिवार की एक महिला को देंगे। भारत में कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या को 4.5% पर फैमिली है, उससे डिवाइड करिए, 31 के आसपास आता है, यानी लगभग 31 करोड़ परिवार हैं। और आप कह रहे हैं हर परिवार की हर महिला को 1 लाख देंगे। इसका मतलब 31 लाख करोड़ रुपया आप बांटने का प्रॉमिस कर रहे थे। और जाकर बजट में चेक कर लीजिए, पिछले बजट में भारत की जो रेवेन्यू रिसीप्ट है, यानी राजस्व आय है, वो 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ भारत की कुल आमदनी नहीं है। और ये 31 लाख करोड़ बांटने का कैसा वादा किए थे? जैसे पॉन्जी स्कीम वाले लोग करते हैं। गरीब और अशिक्षित महिलाओं के हाथ में जाकर उन्होंने वो कागज थमा दिया था और कहा था इस पे अपना नाम लिख दो और 4 जून के बाद आकर ले जाना। और आपने लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक देखा था कि वो लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच गई थी। ये एक सोची समझी षड्यंत्रकारी मानसिकता का प्रभाव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये केवल गलतफहमी के कारण ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये न सिर्फ ये दर्शाता है कि कांग्रेस को शासन चलाने की क्षमता अब जा चुकी है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटक सरकार ने कहा था मिल्क सब्सिडी विल बी इंक्रीज फ्रॉम ₹5 to 7, नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने ₹3 बढ़ा दिया। मैंने हिमाचल का आपको उदाहरण दिया कि ₹3 बढ़ा दिए थे। इसलिए मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया है, वह उस असलियत को ढकने का एक प्रयास है
जो उनके मुंह से अनायास निकल गई थी, और कांग्रेस के द्वारा अपने प्रॉमिसेस को न पूरा करने का इतना बड़ा पहाड़ है जिसे एक ट्वीट या एक्स पर लिखे गए एक बयान की तिनके के द्वारा छुपाना संभव नहीं है। और मोदी जी ने, मैं अंत में सिर्फ 2 वाक्य कहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी आज समस्या जानते हैं क्या जनता के बीच में? जनता कहती नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के रिजीम में पॉलिटिक्स को क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट का स्वरूप दे दिया था कांग्रेस ने। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्रेडल ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का स्वरूप दिया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक है और कांग्रेस पार्टी विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। और दूसरा पॉइंट अंत में कहता हूं, सारी बातों पे इतने आंकड़े अवेलेबल हैं, इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं कि बहुत लंबा समय हो जाएगा, मगर उन्होंने जो पैरवी की और जो उनके मुंह से निकला उस पर सिर्फ ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं, जो वसीम बरेलवी साहब का बड़ा एक फेमस शेर है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग, उतरता चला गया।